हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे बाकी जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें GIS, GPS, आज के इस वीडियो सेशन में जितना भी हमसे डिस्कस हुआ हम करेंगे। बस आपका काम है वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। इससे पहले वाले अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़े होंगे, जाके देख लेना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग की। ये स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, आपके सिलेबस में दिया गया है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें हम GIS के बारे में देखेंगे, GPS के बारे में देखेंगे, DGPS के बारे में देखेंगे और ETS के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से 100% पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिमोट सेंसिंग होता क्या है। डेफिनेशन दिया गया, रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ observing or collecting data about objects or areas from a distance, especially using satellite or aircrafts। देखिए, डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि रिमोट सेंसिंग जो है ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं या कलेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर एरियाज के बारे में, एक डिस्टेंस से। किससे? फ्रॉम ए डिस्टेंस। स्पेशली खास तौर से किसका यूज़ करके? सैटेलाइट्स का या फिर एयरक्राफ्ट का यूज़ करके। अपने दिमाग में ये डेफिनेशन अभी से चिपका लो, क्योंकि ये आपको काम आने वाली है। क्वेश्चन एग्जाम में इस पर डायरेक्टली बन जाता है। तो हमारे पास रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्विंग और कलेक्टिंग डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स और एरियाज फ्रॉम ए डिस्टेंस, स्पेशली यूजिंग सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट। सिंपल डेफिनेशन है। अब जैसे हमने देखा ऑब्जर्विंग और कलेक्टिंग। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है कि वाचिंग केयरफुली, जिसमें हम केयरफुली वॉच कर सकते हैं। किसका यूज़ करके? सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट का यूज़ करके। अब एयरक्राफ्ट क्या हो गया? जैसे प्लेन्स का यूज़ करके, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करके, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि हमारे पास रिमोट सेंसिंग होता क्या है। अब आपको बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, या फिर कलेक्ट करते हैं डेटा को ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर एरिया के बारे में फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से। किसका यूज़ करके? सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट का यूज़ करके। क्लियर? आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है इट इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग रेडिएशंस। ये क्या करती है? डिटेक्ट करती है और मेजर करती है रेडिएशंस को। रेडिएशन क्या हुई? यानी कि एनर्जी वेव्स को, ठीक है। लाइक लाइट और हीट, जैसे कि लाइट की बात करें या फिर हीट की बात करें, जो रिफ्लेक्टेड होती हैं। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है बाउंस्ड बैक, ठीक है, और इमिटेड होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। रिमोट सेंसिंग में हमें क्या देखने को मिलता है? इट इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग, ठीक है, ये डिटेक्ट करती है, मेजर करती है रेडिएशन को, जैसे लाइट और हीट की बात करते हैं या एनर्जी वेव्स की बात करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड होती हैं या फिर एमिटेड होती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। यहाँ तक आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, हमारे पास जब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में, द डेटा इज गैदर्ड। डेटा जो है ये क्या किया जाता है? गैदर्ड किया जाता है विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट, बगैर किसी फिजिकल कंटैक्ट के, विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ और एरिया के साथ। जो भी हमारे पास इसमें डेटा जो गैदर किया जाता है ना, ये बगैर किसी फिजिकल कंटैक्ट के किया जाता है, ठीक है। विद द ऑब्जेक्ट या फिर एरिया की अगर हम बात करते हैं, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बगैर किसी फिजिकल कंटैक्ट के किया जाता है। रिमोट सेंसिंग जो है ये मदद करता है मैपिंग में। किस में? मैपिंग में, मॉनिटरिंग में, ठीक है, याद रख लेना, एंड मैनेजिंग में नेचर रिसोर्सेज। देखिए, जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग है ना, ये हमें मदद करता है मैपिंग करने में, ठीक है, मॉनिटरिंग करने में, कि हम वाचिंग करें रेगुलरली, एंड मैनेजिंग करें नेचर रिसोर्सेज को, और कंट्रोल करें जितने भी हमारे पास क्या है नेचर रिसोर्सेज हैं। डिजास्टर्स की बात की जाए, एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात की जाए, सारी की सारी चीज़ें इसके द्वारा क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती हैं। किसके द्वारा? रिमोट सेंसिंग के द्वारा। देखिए, रिमोट सेंसिंग हमें मदद करती है मैपिंग करने में, मॉनिटरिंग करने में, मैनेजिंग करने में, नेचर रिसोर्सेज को, डिजास्टर्स को, एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस को। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ओके। अब देखें,
ये जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग है ना, ये यूज्ड होती है, इट इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। अब पूछा जाएगा कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होती है, क्वेश्चन बन सकता है। जियोग्राफी में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, मीटियोरोलॉजी में, अर्बन प्लानिंग एंड डिफेंस में। याद रख लेना, इसका यूज़ बहुत सारी फील्ड में होता है, और फील्ड्स मैंने आपको बता दी, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, मीटियोरोलॉजी, अर्बन प्लानिंग एंड डिफेंस। ठीक है, अब देखें मीटियोरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वेदर। अर्बन प्लानिंग क्या होता है, यानी कि सिटी डेवलपमेंट प्लानिंग को हम कहते हैं अर्बन प्लानिंग। यहाँ तक ये बातें क्लियर हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास रिमोट सेंसिंग का यूज़ कौन सी फील्ड्स में होता है, आपका आंसर होना चाहिए जियोग्राफी में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, मीटियोरोलॉजी में होता है, अर्बन प्लानिंग एंड डिफेंस में होता है। तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी कि रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्विंग और कलेक्टिंग डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स और एरियाज फ्रॉम ए डिस्टेंस, स्पेशली यूजिंग सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट। कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर एरियाज़ के बारे में एक डिस्टेंस से, किसका यूज़ करके, सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट का यूज़ करके। और ये क्या करती है रिमोट सेंसिंग की, अगर हम बात करते हैं, इन्वॉल्व किया जाता है इसमें डिटेक्टिंग को एंड मेजरिंग किया जाता है रेडिएशन को, जो रिफ्लेक्टेड होती है या इमिटेड होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। ठीक है, ये जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग है, इससे डेटा को गैदर किया जाता है विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट और एरिया बीइंग स्टडीड। फिर हमने देखा कि रिमोट सेंसिंग जो है ये हमें मदद करती है मैपिंग में, मॉनिटरिंग में एंड मैनेजिंग करने में नेचर रिसोर्सेज को, डिजास्टर्स को एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस को। बहुत सारी फील्ड में इसका यूज़ होता है, लाइक जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, मेटियोरोलॉजी, अर्बन प्लानिंग एंड डिफेंस में। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी रिमोट सेंसिंग के बारे में। पहला क्वेश्चन तो आपको इसी स्लाइड से बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में, शॉर्ट हिस्ट्री देखेंगे, कुछ की फैक्ट्स देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग है ना, इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। कुछ ही की फैक्ट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट एरियल फोटो 1858। अब ये क्या है, यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंच बैलूनिस्ट जी टोर्नचन नडर। आप देखिए ये नडर के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने क्या लिया, टुक द फर्स्ट एरियल फोटो ऑफ पेरिस यूजिंग ए बैलून स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ से किसकी जर्नी स्टार्ट होती है, रिमोट सेंसिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ जो था ये किसके द्वारा टेकन किया गया था, वाज टेकन इन 1858। याद रखना, बाई, इनका नाम था जी टोर्नचन। ये हमारे पास नाइडर के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने ये जो फोटो कैप्चर किया था, ही कैप्चर्ड द इमेज फ्रॉम ए कैप्टिव बैलून ओवर पेरिस फ्रांस। ठीक है, हालांकि इनका जो ये फोटो था ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एरियल फोटोग्राफ है वो आप नोट कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एरियल फोटोग्राफ इज जेम्स। अगर आपको ये फैक्ट याद रखना है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एरियल फोटोग्राफ इज जेम्स वेलेस। जेम्स वेलेस, नोट कर लेना, जेम्स वेलेस ब्लैक। ठीक है, जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एरियल फोटोग्राफ है वो क्या है, जेम्स वेलेस ब्लैक इमेज ऑफ, याद रख लेना, बोस्टन। बोस्टन, ठीक है। और ये कब लिया गया था, 1860 में लिया गया था। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है हमारे पास रिमोट सेंसिंग की, फर्स्ट एरियल फोटो 1858 से, जो किसने लिया था, जी टोर्नचन ने। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट एरियल फोटो लिया था पेरिस का, किसका यूज़ करके, एक बैलून का यूज़ करके। इन्होंने एक हार्ट एयर बैलून यूज़ किया था एरियल फोटोग्राफ को लेने के लिए। तो यहीं से हमारे पास किसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, रिमोट सेंसिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे दिया गया है सेकंड पॉइंट में, मिलिट्री यूज़ इन वर्ल्ड वार्स, के मिलिट्री यूज़ क्या रहा वर्ल्ड वार्स में। सिस्टमैटिक एरियल फोटोग्राफी की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिस्टमैटिक एरियल फोटोग्राफी है ये कब शुरू हुई, तो याद रखना बिगेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। ये कब शुरू होती है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। मिलिट्री सर्विलियंस, ठीक है। आफ्टर द वार, वार के बाद क्या होता है, इट एक्सपेंडेड टू सिविलियन यूजेज लाइक फार्मिंग एंड मैपिंग। तो बाद में इसका यूज़ किस में भी होने लगा, फार्मिंग एंड मैपिंग में भी। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे ये स्टेप था। सेकंड हमारे पास मिलिट्री यूज़ इन वर्ल्ड वार्स की बात करें, सिस्टमैटिक एरियल फोटोग्राफी जो शुरू होती है ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में होती है मिलिट्री सर्विलियंस के लिए। आफ्टर द वार, वार के बाद ये एक्सपेंड हो जाती है सिविलियन यूजेज के लिए, जैसे फार्मिंग के लिए एंड द मैपिंग के लिए। फिर हमारे पास कोल्ड वार एक्सपेंशन होता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वार की जब हम बात करते हैं, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट लाइक U-2 एंड SR-71 एंड न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक infrared and radar were developed for large scale reconnaissance। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो हिस्ट्री है ना रिमोट सेंसिंग की, ये शुरू होती है फर्स्ट एरियल फोटो 1858 से। फिर हमारे पास सिस्टमैटिक एरियल फोटोग्राफी का यहाँ पे यूज़ होता है, जो किस में शुरू होती है,
ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मिलिट्री सर्विलियंस के लिए। फिर हमारे पास कोल्ड वार एक्सपेंशन जब होता है तो कोल्ड वार में क्या होता है, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है लाइक U-17 एंड SR-71 का, एंड न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इंफ्रारेड एंड रडार डेवलप्ड फॉर लार्ज स्केल रिकॉनिसेंस। अब देखें ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, ये एक ओवरव्यू बता रहा हूँ अभी कि आस्ता आस्ता कैसे कैसे डेवलपमेंट होती गई। बोर नहीं होना है क्लास में, क्लास को लास्ट तक देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, जैसे कि मैं डेली अपने वीडियोज़ में आपसे कहता हूँ। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है हमारे पास सैटेलाइट रिवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो लॉन्च ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। किसका लॉन्च होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, जैसे लैंड सैट की बात करते हैं या फिर निम्बस की। लैंड सैट एंड निम्बस मेड रिमोट सेंसिंग ग्लोबल मॉनिटरिंग अर्थ प्लैनेट्स लाइक मार्स एंड विनस एंड द सन। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए जिसमें लैंड सैट आता है, ठीक है, लैंड सैट आता है एंड निम्बस आता है। ठीक है, किस लिए बनाए गए थे, रिमोट सेंसिंग के लिए ग्लोबली, जो मॉनिटर करेंगे अर्थ को, प्लैनेट्स को एंड द सन को, जैसे मार्स की बात करते हैं या विनस की बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस लिए बनाए गए, लैंड सैट एंड निम्बस रिमोट सेंसिंग के लिए ग्लोबली हमारे पास बनाए गए थे कि किसको मॉनिटर किया जा सके, अर्थ को, प्लैनेट्स को और सन को। फिर हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है, नोट करो इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा गया, बर्थ ऑफ द टर्म रिमोट सेंसिंग 1950s के हमारे पास जो बर्थ होता है ना, यानी कि जो हमारे पास टर्म रिमोट सेंसिंग आती है, टर्म रिमोट सेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले किसने काइंड की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास टर्म रिमोट सेंसिंग किसने काइंड की थी, क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास जो टर्म रिमोट सेंसिंग है ये काइंड की थी एवेलिन प्रुट ने। नाम क्या था इनका, एवेलिन प्रुट। जल्दी से नोट करो, इन्होंने काइंड किया था टर्म रिमोट सेंसिंग को एज एरियल फोटोग्राफी के तौर पे। नो लॉन्गर कवर्ड द एडवांस डेटा एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स डेवलप्ड। अब देखें एग्जामिनर ना क्या क्वेश्चन बना सकता है कि जो टर्म रिमोट सेंसिंग है ये किसने काइंड की थी, तो मैंने आपको बता दिया एवेलिन प्रुट ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या थे, एक जियोग्राफर थे, ये एक जियोग्राफर थे, याद रखना, एट द US ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च इन द मिड 1950s। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। तक आप एक शॉर्ट ओवरव्यू याद रखेंगे रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री के लिए, ठीक है, शॉर्ट ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि यूजेस क्या है रिमोट सेंसिंग के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग की, तो मेरे प्यारे दोस्तों वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज़ होता है। किस में, वेदर फोरकास्टिंग में। जो वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है ये हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता चलती है। ये हेल्प्स करता है प्रिडिक्ट करने में, रेन की बात करें, स्टॉर्म्स की बात करें एंड टेम्परेचर की बात करें। कौन, रिमोट सेंसिंग इसमें मदद करता है प्रिडिक्ट करने में रेन, स्टॉर्म्स एंड टेम्परेचर। आपको क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग आर नॉट द यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट में, किस में यूज़ होता है इसका, डिजास्टर मैनेजमेंट में। ये ट्रैक्स करता है फ्लड्स को, ड्रॉट्स को, साइक्लोन्स को एंड अर्थक्वेक्स को। क्लियर। तीसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर, एस्टिमेट्स करता है क्रॉप एरिया को, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है क्रॉप के एरिया को, हेल्थ एंड यील्ड को, डिटेक्ट किया जाता है क्रॉप की डिजीज़ को। हालांकि जो क्रॉप्स की डिजीज़ होती है ना, ये भी इसके द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है। फॉरेस्ट मॉनिटरिंग होती है, ऑब्जर्व किया जाता है फॉरेस्ट कवर को, डिफोरेस्टेशन को एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर रिसोर्सेज की बात करें, लोकेट्स अंडरग्राउंड वाटर एंड मॉनिटर्स करता है रिवर्स, लेक्स एंड स्नो को। समझ आ रही होगी आपको। फिर यहीं पे दिया गया है अर्बन प्लानिंग। अब अर्बन प्लानिंग में अगर हम बात करें तो ये मदद करता है सिटी मैपिंग में, ठीक है। फिर यहीं पे रोड प्लानिंग में, यहीं पे मैनेजिंग करने में अर्बन ग्रोथ को। लैंड यूज मैपिंग की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करता है लैंड टाइप्स लाइक फार्म्स, फॉरेस्ट्स एंड बैरन लैंड, कि हमारे पास जो फार्मिंग लैंड है वो कौन सी है, फॉरेस्ट लैंड कितनी है या बैरन लैंड कितनी है। तो लैंड यूज मैपिंग में भी किसका यूज़ होता है, रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है। कोस्टल स्टडीज़, ये मॉनिटर करता है बीचेस, कोस्टल इरोजन, कोरल रीफ्स को एंड सी पोल्यूशन को, ठीक है। फिर यहीं पे जियोलॉजी की बात करें तो ये हेल्प करता है मिनरल एक्सप्लोरेशन में। किस में, ये हमारे पास मदद करता है मिनरल एक्सप्लोरेशन में एंड स्टडिंग करने में रॉक इन्फॉर्मेशंस को। ये पॉइंट सारे के सारे आप नोट करेंगे। जियोलॉजी में ये हमारे पास मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी मदद करता है और रॉक फॉर्मेशन की स्टडी करने में भी मदद करता है।
इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करें तो ट्रैक्स करता है पोल्यूशन को, वेटलैंड्स को एंड इकोलॉजिकल चेंजेस को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग में वेदर फोरकास्टिंग आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग आता है, वाटर रिसोर्सेज में हमारे पास इसका यूज़ होता है, लोकेट्स करने में अंडरग्राउंड वाटर्स को एंड मॉनिटर्स करने में, रिवर लेक्स एंड स्नो को, अर्बन प्लानिंग में इसका यूज़ होता है, असिस्ट करता है सिटी मैपिंग, रोड प्लानिंग एंड मैनेजिंग अर्बन ग्रोथ, लैंड यूज मैपिंग में इसका यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोस्टल स्टडीज़ में भी, जियोलॉजी में भी और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने सारे यूजेज हैं रिमोट सेंसिंग के, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है। तो सारे के सारे अच्छे से देख लेना, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट। अब इन शॉर्ट ना आप टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग भी देख सकते हैं, थोड़ा सा एक आपको पता होना चाहिए कि इसकी टाइप्स क्या है, ठीक है। देखिए हमारा मकसद ये रहता है कि हम टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें, टाइम पास ना करें। तो टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग में क्या आएगा, पैसिव रिमोट सेंसिंग। अब ये क्या है, पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है और एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है। पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करें, इसमें यूज किया जाता है नेचुरल एनर्जी लाइक सनलाइट को, ठीक है। रिकॉर्ड्स किया जाता है रिफ्लेक्टेड और एमिटेड रेडिएशन को अर्थ सरफेस से। दूसरा पॉइंट नोट करो, पैसिव रिमोट सेंसिंग एग्जाम्पल इसकी है फिल्म फोटोग्राफी, रेडियोमीटर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स। आपसे एग्जाम्पल पूछी जा सकती है कि पैसिव रिमोट सेंसिंग की कौन कौन सी एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्क्स करता है ओनली ड्यूरिंग द डे और इफेक्टेड हो जाता है बाई क्लड्स और फॉग। किसके द्वारा अफेक्ट होता है, क्लड्स या फिर फॉग के द्वारा। आपसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास टाइप कौन कौन सी है रिमोट सेंसिंग की। एक तो पैसिव रिमोट सेंसिंग है और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, फिल्म फोटोग्राफी मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियोमीटर्स, इंफ्रारेड सेंसर। तो ये वर्क करता है ओनली ड्यूरिंग द डे और ये अफेक्टेड होता है क्लड्स या फिर फॉग के द्वारा। पहली टाइप आपको रिमोट सेंसिंग की समझ आई होगी, बड़े ही आराम से हम चल रहे हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ठीक है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग की, तो आपको क्या याद रखना है, सेंड्स आउट इट्स ओन एनर्जी। इसमें सेंड्स आउट किया जाता है ओन एनर्जी को एंड मेजर्स किया जाता है रिफ्लेक्टेड सिग्नल को। एग्जाम्पल इसमें क्या है, रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रडार यानी कि लेज़र डिटेक्शन। इसकी ये दोनों एग्जाम्पल है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और ये वर्क्स करता है डे में भी और नाइट में भी, इवन इन बैड वेदर में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास एक्टिव रिमोट सेंसिंग रहती है, ये डे में भी वर्क करती है, नाइट में भी वर्क करती है और बैड वेदर भी हो तब भी ये काम करती है। और ये डेटा देती है डिस्टेंस पे, शेप पे एंड टेक्सचर पे। समझ आया होगा दोनों में डिफरेंस। एक हमारे पास है पैसिव और दूसरी है एक्टिव, दोनों याद रख लेना, दोनों की एग्जाम्पल भी याद रख लेना। एक्टिव रिमोट सेंसिंग की एग्जाम्पल है रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेडार यानी लेजर डिटेक्शन। समझ आया। फिर हमारे पास दिया गया अदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। मेन टू तो हमने बता दिया आपको। बाई वेवलेंथ की बात करें, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव है, ठीक है। बाई प्लेटफॉर्म की बात करें, ग्राउंड, एयरक्राफ्ट, एयरबॉर्न, सैटेलाइट, स्पेसबॉर्न। जो हमारे पास ग्राउंड यानी कि हमारे पास बाई प्लेटफॉर्म है, उसमें हमारे पास ग्राउंड आती है, एयरक्राफ्ट आती है जो हमारे पास एयरबॉर्न पे बेस्ड है, और सैटेलाइट जो हमारे पास स्पेसबॉर्न पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को आपको देखना है। बाई रिजोल्यूशन टाइप की बात करें तो हमारे पास क्या है, स्पेशियल, इमेज डिटेल के बारे में बताती है, स्पेक्ट्रल, नंबर ऑफ बैंड्स के बारे में बताती है, टेम्पोरल, हाउ ऑफन डेटा इज कलेक्टेड, कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, रेडियोमेट्रिक, जो हमारे पास ब्राइटनेस, सेंसिटिविटी के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अदर क्लासिफिकेशन है रिमोट सेंसिंग की। लेकिन आप सिंपल याद रखेंगे कि हमारे पास पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, और अदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग में जब हम जाते हैं तो बाई वेवलेंथ, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव जो आ जाती हैं। बाई प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड, एयरक्राफ्ट यानी कि एयरबॉर्न, और सैटेलाइट जो स्पेस बॉर्न होती हैं। रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा हूँ। बाई रिजोल्यूशन की बात करें तो स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल और रेडियोमेट्रिक होती है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ बाई रिजोल्यूशन टाइप हमारे पास रिमोट सेंसिंग की कौन कौन सी टाइप है, स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल और रेडियोमेट्रिक। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, रिमोट सेंसिंग इन इंडिया की बात करते हैं। प्रोफेसर पीआर, क्या नाम लिखा गया है, प्रोफेसर पीआर पिशारोटी। ये जो हमारे पास थे ये जाने जाते हैं फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया के नाम से। जल्दी से इस पॉइंट को नोट करो। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोफेसर पीआर पिशारोटी। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग है इंडिया में।
याद रखना ये एक फिजिस्ट थे एंड मेट्योरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉइनिट किया रिमोट सेंसिंग को वेदर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, किस लिए? वेदर स्टडीज़ के लिए। नाम इनका जरूर याद रखना, ये फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद दिया गया है इंडियाज़ रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम बिगन इन 1988 कि हमारे पास इंडिया का जो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम था ये कब शुरू हुआ था? 1988 में शुरू हुआ था विद द लॉन्च ऑफ IRS-1A सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ को लॉन्च किया गया था? IRS-1A सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ तो आपका आंसर होना चाहिए 1988 में शुरू हुआ। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था IRS-1A सैटेलाइट। ठीक है, इट मार्क द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशनल सैटेलाइट इमेजिंग इन इंडिया। तो यहीं से ऑपरेशनल सैटेलाइट इमेजिंग की शुरुआत होती है इंडिया में। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे कि जो हमारे पास इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था IRS-1A, ये हमारे पास लॉन्च किया गया था USSR के द्वारा फ्रॉम द बाइकनूर। जगह का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, बाइकनूर कॉस्मोड्रोम ऑन मार्च 17, 1988। ये जो लॉन्च था ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जाता है इंडिया स्पेस प्रोग्राम के लिए, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इट्स ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज। जब हम बात करते हैं IRS-1A की तो ये लॉन्च किया गया, जैसे मैंने आपको बोला, 17 मार्च 1988 को। कहाँ से? बाइकनूर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान से, विच वाज देन पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जो तब किसका पार्ट था? सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो इसमें यह चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1988 में शुरू हुआ विद द लॉन्च ऑफ IRS-1A सैटेलाइट। आगे अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ लोकेटेड इन देहरादून, उत्तराखंड के। हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट जो है रिमोट सेंसिंग का, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये देहरादून में लोकेटेड है। ठीक है, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा जाए ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में। और ये वर्क्स करता है अंडर इसरो। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड ट्रेंड्स करता है पीपल को इन रिमोट सेंसिंग में एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो ये पॉइंट आपने नोट करने। एक तो आपने नोट करना है कि रिमोट सेंसिंग की शुरुआत जो होती है ये 1988 में होती है विद द लॉन्च ऑफ IRS-1A सैटेलाइट के साथ। ठीक है, और ये मार्क करता है स्टार्ट ऑफ ऑपरेशनल सैटेलाइट इमेजिंग इंडिया में। फिर आपने याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून में है, उत्तराखंड में। और ये वर्क्स करता है अंडर इसरो एंड ट्रेंड्स करता है पीपल इन रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। यहाँ तक बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड में। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के बारे में, किसके बारे में? NRSC के बारे में। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। इट इज़ ए मेजर डेटा प्रोसेसिंग, ये एक मेजर डेटा प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन सेंटर है किसका? इसरो का। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में तो देहरादून में। अगर आपसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद में। दोनों में डिफरेंस इतना सा है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी JKSSB नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें मिलेगा कि आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जनरल इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs रहेंगे। इसी के साथ साथ जो पेपर सेकंड है उर्दू का, इसके भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, हम आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे विद इन डेज। ये भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी यहाँ पे हम कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें आपके 5 सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं, जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं और हर एक टॉपिक में 30 MCQs रहते हैं। जो भी चीज़ें हम साथ साथ कवर कर रहे हैं तो साथ साथ हम इनके टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे एग्जाम से पहले, लगभग 15 फुल लेंथ टेस्ट आपके रहेंगे। अब इसकी टोटल फ़ी आपको 599 रुपीज़ पड़ेगी। में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और साथ में व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी। पेड सब्सक्रिप्शन के लिए आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है और बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बताया जाएगा। में फ़ी का प्रोसीजर क्या है
और आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिलेगा और आपको ऐड कैसे किया जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी फ़ी आपको ओनली 599 रुपीज़ पड़ेगी। काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली सबका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करना। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पेड सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलेंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। डेली लेक्चर्स के जितने भी PDF रहते हैं हम वो पेड ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं। जैसे कि आज ये लेक्चर हो रहा है तो इसका PDF भी हम वहीं पे शेयर कर देंगे। अगर आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो उसका स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा 499 रुपीज़ में, तो आप भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। इसी पे बेस्ड अब आपसे कुछ MCQs पूछे गए हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, कि हमारे पास फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर PR पिशारोटे। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। फिर आपसे पूछा गया है इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का जो पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था IRS-1 ने, ये कब लॉन्च किया गया था। आपसे ईयर पूछा गया है। इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1 ने लॉन्च्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है 1988। क्या आंसर है? 1988। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड, कि हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे लोकेटेड है। आपसे IIRS के बारे में पूछा है। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है देहरादून। देहरादून इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC का हमारे पास रोल क्या रहता है। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है इमेज प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन, और इसका हमारे पास हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का हैदराबाद में। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए नेशनल रिमोट सेंसिंग डे कब होता है, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अगस्त 12, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग डे हर साल 12 अगस्त को, याद रखना, सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 12 अगस्त को। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। ये किसको मार्क करता है? जो बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर विक्रम साराभाई की, जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि नेशनल रिमोट सेंसिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 अगस्त आपका आंसर होना चाहिए, 12 अगस्त, ठीक है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं पर्पज़ क्या है इंडियाज़ रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का। पर्पज़ ऑफ इंडियाज़ रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम, सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड टू यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल एंड डेवलप द नेशन। किस लिए हमारे पास स्टार्ट किया गया था? स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, जिससे मदद हो सके लोगों की और डेवलप किया जा सके नेशन को। पहला पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट, द आइडिया वाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक फार्मिंग, फॉरेस्ट हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट एट्सट्रा। कि जो आइडिया था, ये आइडिया किस लिए लाया गया था? कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? जैसे फार्मिंग की प्रॉब्लम हो गई, फॉरेस्ट हेल्थ की, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसमें 3 मेन गोल्स थे प्रोग्राम के। आप देखें क्या। पहला गोल, डिज़ाइन एंड लॉन्च सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, कि डिज़ाइन करना है और लॉन्च करना है सैटेलाइट्स को, किस में? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे कि पास ओवर द सेम एरिया एट द सेम लोकल टाइम। दूसरा गोल क्या था? सेटअप करना था ग्राउंड स्टेशंस को टू कंट्रोल सैटेलाइट्स एंड प्रोसेस द डेटा, कि कंट्रोल किया जा सके सैटेलाइट्स को एंड प्रोसेस किया जा सके डेटा को। तीसरा गोल था यूज़ द डेटा फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस लाइक वेदर, क्रॉप्स, वाटर एंड लैंड मैपिंग, कि यूज़ किया जा सके डेटा का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए, जैसे वेदर की बात करते हैं, क्रॉप्स, वाटर एंड लैंड मैपिंग की बात करते हैं। तो ये 3 मेन गोल थे प्रोग्राम के। पहला, डिज़ाइन करना था और लॉन्च करना था सैटेलाइट्स को इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। दूसरा, सेटअप करना था ग्राउंड स्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट एंड प्रोसेस करने के लिए डेटा को। तीसरा था यूज़ करना था डेटा को फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें वेदर आता है, क्रॉप्स, वाटर एंड लैंड मैपिंग आता है। यह तक बात क्लियर हुई। फिर हमारे पास दिया गया अर्ली कौन कौन सी ऐसी सक्सेस थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोकोनट डिजीज़ डिटेक्शन 1970। अब ये क्या था देखें, इन 1970 की जब हम बात करते हैं, इंडिया यूज्ड ए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा। इंडिया ने क्या यूज़ किया? एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा का यूज़ किया एक हेलीकॉप्टर पे, किसको फाइंड करने के लिए? कोकोनट रूट विल्ट डिजीज़ को। याद रख लेना, किसको हमारे पास फाइंड करने के लिए? कोकोनट रूट विल्ट डिजीज़ को। इससे ये हमें देखने को मिलता है, दिस शोड दैट रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ ऑफ प्लांट्स, कि जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग है यूज की जा सकती है, किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए एंड हेल्थ ऑफ प्लांट्स के लिए। तो ये वर्ड आप नोट करेंगे।
फिर हमारे पास क्या होता है, टेस्ट सैटेलाइट्स किया जाता है। कौन कौन से सैटेलाइट्स को टेस्ट किया जाता है, एक तो हमारे पास बस्काया फर्स्ट एंड दूसरा हमारे पास बस्काया सेकंड। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो हमारे पास बस्काया फर्स्ट था ये हमारे पास लॉन्च किया जाता है जून 7, याद रख लेना, जून 7 1979 को, ठीक है। और जो हमारे पास बस्काया सेकंड था ये हमारे पास लॉन्च किया जाता है नवंबर 20 1981 को। डेटें याद रख लेना और ईयर भी। इसके बारे में क्या याद रखना है, वर इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स, ये इंडिया की पहले एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स थे। इन सिंपल वर्ड्स आप क्या याद रखेंगे, जो बस्काया फर्स्ट था ये लॉन्च किया गया था जून 7 1979 को, और जो हमारे पास बस्काया सेकंड था ये लॉन्च किया गया था नवंबर 20 1981 को। बोथ सैटेलाइट्स वर पार्ट ऑफ इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम एंड वर नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन बस्काया फर्स्ट एंड बस्काया सेकंड। तो दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दे हैड ऑप्टिकल एंड माइक्रोवेव सेंसर्स टू टेक इमेज ऑफ अर्थ। इनके क्या थे, ऑप्टिकल और माइक्रोवेव सेंसर्स थे, किसको लेने के लिए, इमेजेस ऑफ अर्थ को लेने के लिए। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद क्या होता है, हमने ये भी देखा था कि लॉन्च किया गया था IRS-1 ने 1988 में, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था IRS-1 ने कब, 17 मार्च 1988 को फ्रॉम बाइकनूर। ये पॉइंट तो आप नोट करेंगे। और ये क्या था, फर्स्ट फुली ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था जो इंडिया ने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। अब देखें एडवांस्ड सेंसर्स, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट क्या है, लिस्ट फर्स्ट का मीनिंग है लीनियर, आप नोट कर सकते हैं, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर फर्स्ट, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है लिस्ट सेकंड, इसका फुल एब्रीविएशन है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर सेकंड। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे लिस्ट फर्स्ट के बारे में, कुड कवर ए वाइड एरिया विद 72.5 मीटर रेजोल्यूशन, ठीक है। इसकी जो रेजोल्यूशन रहती है वो 72.5 मीटर रहती है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ था जनरल लैंड कवर मैपिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड हाइड्रोलॉजी। यहीं पे अगर हम बात करते हैं लिस्ट सेकंड ए एंड बी की, यानी कि लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर सेकंड की, गेव इवन शार्पर इमेजेस विद 36.25 मीटर रेजोल्यूशन। ये इस वाले से लिस्ट फर्स्ट से भी ज़्यादा शार्पर इमेज देता था विद 36.25 मीटर रेजोल्यूशन के साथ। पर्पज़ इसका था मोर डिटेल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपेयर टू लिस्ट फर्स्ट, ठीक है। ये जो टूल्स थे, इन टूल्स की अगर बात की जाए तो ये हेल्प करते हैं इंडिया को मॉनिटर करने में, नेचुरल रिसोर्सेज को, मैप लैंड को एंड प्लान बेटर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे जो मैंने आपको अर्ली सक्सेस के बारे में बताए हैं। इसमें हमने देखा कोकोनट डिजीज़ डिटेक्शन 1970 के बारे में, फिर हमने टेस्ट सैटेलाइट के बारे में देखा कि इंडिया के फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट के नाम क्या थे, फिर हमने देखा IRS-1 1988 में लॉन्च किया जाता है जो फर्स्ट फुली ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट माना जाता है, और फिर हमने लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड के बारे में देखा जो हमारे पास लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर फर्स्ट और लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर सेकंड के नाम से जाने जाते हैं विद एडवांस्ड सेंसर्स के साथ। और ये जो टूल्स हैं ये हेल्प करते हैं इंडिया को मॉनिटर करने में, नेचुरल रिसोर्सेज को, मैप लैंड को एंड प्लान बेटर के लिए। आगे बात करते हैं, हमारे पास दिया गया है स्टार्ट ऑफ द IRS प्रोग्राम, कि हमारे पास इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ। देखें, इंडिया स्टार्टेड द इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS प्रोग्राम आफ्टर द सक्सेस ऑफ बस्काया फर्स्ट एंड बस्काया सेकंड सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया ने स्टार्ट किया था इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम आफ्टर द सक्सेस, किसकी सक्सेस के बाद, एक तो हमारे पास बस्काया फर्स्ट और दूसरा बस्काया सेकंड सैटेलाइट के बाद। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, IRS-1A के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ज़्यादा इन डिटेल अब जाना नहीं चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ द सीरीज था इंडिजीनियस स्टेट ऑफ आर्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के केस में, और ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था एक पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में कब, 17 मार्च 1988 को, ठीक है, फ्रॉम द सोवियत कॉस्मोड्रोम एट बाइकनूर। इसका गोल क्या था, अगर हम बात करते हैं IRS-1A का गोल था वाज टू हेल्प इन फार्मिंग, फॉरेस्ट, वाटर, फिशरीज एंड कोस्टल मैनेजमेंट। यहाँ तक तो ये बातें आप याद रखेंगे। देखें, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। और क्लास में बोर फील नहीं करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लगनी चाहिए तो आपको अच्छे से पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी और हर एक चीज़ को अच्छे से देखना पड़ेगा और क्लास को इंटरेस्ट के साथ देखना पड़ेगा। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। अब फिर आता है NNRMS। अब ये NNRMS क्या है, देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये एक नेशनल स्पोर्ट्स सिस्टम क्रिएट किया गया था इंडिया के थ्रू,
ठीक है, जो किस नाम से जाना जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद इंडिया जो है हमारे पास किसको क्रिएट करता है, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, ये मदद करता है सैटेलाइट डेटा को फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए एंड इज मैनेज, और इसको मैनेज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS। तो NNRMS के बारे में याद रख लेना, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ये किस में मदद करता है, इट हेल्प्स यूज सैटेलाइट डेटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इज मैनेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, डेटा फ्रॉम द IRS सैटेलाइट इज नॉट ओनली यूज्ड इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं यूज़ किया जाता है, बट आल्सो शेयर्ड विद मैनी अदर कंट्रीज। इट हेल्प्स इन ग्लोबल प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमें ग्लोबल प्लानिंग में भी मदद करता है और साथ साथ रिसोर्स मैनेजमेंट में भी मदद करता है। हेल्प्स इन मॉडर्न प्लानिंग की अगर हम बात करें, विद न्यूअर सैटेलाइट्स दैट गिव क्लियर इमेजेस, जो हमें क्लियर इमेजेस देते हैं। IRS की बात करें, इंडियन रिमोट सेंसिंग की बात करें, नाउ आल्सो हेल्प्स इन सिटी प्लानिंग में भी मदद करता है, रोड बिल्डिंग एंड मैपिंग लार्ज एरियाज की बात की जाए। वर्ल्ड बिगेस्ट सिविल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर सिविल यूज़। 11 सैटेलाइट्स इन टोटल है, कितने, 11 सैटेलाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास इंडिया के कितने सिविल यूज़ सैटेलाइट हैं, तो 11। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर सिविल यूज़, 11 सैटेलाइट्स इन टोटल। और ये जो सैटेलाइट है, दीज सैटेलाइट्स गो अराउंड द अर्थ इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज डेटा। ये जो सैटेलाइट्स है, अगर हम इनकी बात करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज डेटा को प्रोवाइड करते हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करेंगे कि इंडिया का जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, ये अपने 25 साल 17 मार्च 2013 को कंप्लीट करता है, जो क्या दिखाता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड रिलायबिलिटी को दिखाता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल IRS सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1988। अभी हमने पढ़ा था, बताएं, फर्स्ट ऑपरेशनल IRS सैटेलाइट जो 1988 में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या था। सिंपल है, IRS-1A। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, वेयर वाज IRS-1A लॉन्च फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च किया गया था, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का C इसका सही आंसर है। ठीक है, कहाँ से IRS-1A लॉन्च किया गया था, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से। फिर पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NNRMS, आपको बताना है NNRMS की फुल एब्रीविएशन क्या है। इसका आंसर रहेगा नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है NNRMS की। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी ऑपरेशनल IRS सैटेलाइट्स आर देयर फॉर सिविल यूज़, अभी हमने देखा 11। कितने ऑपरेशनल IRS सैटेलाइट हैं जो सिविल यूज़ के लिए, 11 हैं। फिर आपसे पूछा गया, इन विच ईयर डिड द IRS प्रोग्राम कंप्लीट 25 ईयर ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन, 2013 इसका सही आंसर है। 2013 में ही IRS प्रोग्राम ने अपने 25 साल जो थे सक्सेसफुल ऑपरेशन के इंडियन रिमोट सेंसिंग में कंप्लीट किए थे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब यहीं पे दिया गया है एप्लीकेशंस ऑफ IRS सैटेलाइट डेटा अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या है IRS सैटेलाइट डेटा की, किसके अंडर, अंडर नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या रहती हैं IRS सैटेलाइट डेटा की NNRMS के अंडर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोकल प्लानिंग सपोर्ट, ये हेल्प करता है विलेज में एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लानिंग में। ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे किस में मदद करता है, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लानिंग में। दूसरा, अर्बन डेवलपमेंट, यूज्ड इन बिल्डिंग द नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम NUIS फॉर सिटी प्लानिंग, ये मदद करने में द नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम NUIS फॉर सिटी प्लानिंग के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सपोर्ट करता है फ्लड को, ड्राट को एंड अर्थक्वेक मॉनिटरिंग को। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये हेल्प करता है मैप फ्लड रिस्क जोन्स को एंड असेस करता है डैमेज को। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहीं पे आपको याद रखना है एग्रीकल्चर में प्री हार्वेस्ट क्रॉप एरिया एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन इससे देखने को मिलता है। ड्राट मॉनिटरिंग यूजिंग प्लांट हेल्थ डेटा। फिर यहीं पे वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप्स जो होते हैं टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर, कि हमारे पास हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप्स यूज़ किए जाते हैं फाइंड करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर को। स्नो मेल्ट रन ऑफ एस्टिमेशन फॉर वाटर प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, या फिर इरिगेशन मॉनिटरिंग जो होती है कमांड एरियाज़ में, ये भी इसके थ्रू देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस में भी इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले होता है। वेटलैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग में, बायोडाइवर्सिटी स्टडी एट लैंडस्केप लेवल में, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस फॉर बिग प्रोजेक्ट्स की जब बात की जाती है तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। लैंड यूज एंड नेचर रिसोर्स में बात करें तो याद रखना लैंड यूज, लैंड कवर मैपिंग फॉर प्लानिंग, यूज जो होती है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कोस्टल स्टडीज़ के लिए।
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिशन की बात करें तो यूज होता है इंटीग्रेटेड मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 1992 में लाया गया था, फॉर लैंड एंड वाटर यूज इन 174 डिस्ट्रिक्ट्स, और ये हेल्प करता है विद नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज प्लानिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन शॉर्ट ये याद रखेंगे कि जो एप्लीकेशन है IRS सैटेलाइट डेटा की नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर वो कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो लोकल प्लानिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट को देखता है, एग्रीकल्चर में भी इसका एक अहम रोल प्ले होता है, वाटर रिसोर्सेज में होता है, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में, लैंड यूज एंड नेचर रिसोर्सेज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिशंस में। ठीक है जी, तो ये पॉइंट यहाँ तक आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर यहीं पे दिया गया IRS लॉन्च लॉग, ये क्या है देखिए, ये भी पूछा जा सकता है। अर्ली अगर हम पहले की बात करते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की, तो इनको नाम दिया जाता था IRS 1A 1B 1C और 1D। पहले इनको क्या नाम दिया जाता था, IRS 1A का नाम दिया जाता था, 1B का नाम दिया जाता था, या फिर 1C 1D का नाम दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या होता है, लेटर सैटेलाइट्स वर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक यूज़, बाद में इनको स्पेसिफिक यूज़ के तौर पे नाम दिया जाने लगा, जैसे ओशन सैट फॉर ओशन स्टडीज़, सिंपली आपको पेयर फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कार्टोसैट फॉर मैपिंग एंड कार्टोग्राफी, रिसोर्स सेट फॉर रिसोर्स मॉनिटरिंग, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, सम सैटेलाइट्स आर लेबल्ड विद P सीरीज भी हैं कुछ, जैसे IRS P3 जो डिपेंड करता है ऑन द लॉन्च व्हीकल पे, जैसे PSLV है जो किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ है वो क्या है। फ्रॉम 2020 की अगर हम बात करते हैं 2020 ऑनवर्ड की, तो इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया नेमिंग देम एज EOS, जिसका फुल एब्रीविएशन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यानी कि 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो नाम दिया गया इसरो के थ्रू वो EOS का दिया गया। EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहीं पे दिया गया है IRS सैटेलाइट लॉन्च। अर्ली मिशंस की बात करते हैं, IRS 1 ने जो हमारे पास 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था, आप याद रख लेना। लॉन्च साइट हमारे पास USSR रही और लॉन्च व्हीकल जो इसमें यूज़ हुआ वो वोस्तक था। ठीक है, वोस्तक अगर आपसे पूछा जाए तो आप नोट करेंगे। स्टेटस की बात करें, ये मिशन कंप्लीटेड हुआ था। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं IRS 1B की, तो ये 29 अगस्त 1991 को लॉन्च किया गया था। इसकी साइड भी USSR ही रही। ठीक है, और इसमें जो लॉन्च व्हीकल का यूज़ हुआ वो भी वोस्तक था। क्या था, वोस्तक, याद रख लेना। फिर यहीं पे IRS P1 आल्सो कॉल्ड IRS IE, ये हमारे पास ना 20 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया था, और इसमें जो लॉन्च व्हीकल का यूज़ हुआ वो PSLV D1 का हुआ था। और याद रखना इसका स्टेटस क्या रहा, लॉन्च फेल्ड, सैटेलाइट क्रैश्ड। कई बार ना एग्जामिनर ईयर के बेस पे भी यहाँ पे पेयर फॉर्म में क्वेश्चन बना देता है कि IRS 1B कब लॉन्च किया गया, IRS P1 कब लॉन्च किया गया, इसीलिए ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ रिसेंट एंड अपकमिंग EOS IRS सैटेलाइट लॉन्चेस भी है। EOS क्या हुआ, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था 2020 के बाद इसरो ने इसको नाम क्या दिया, EOS का दिया। 7 है, 08, 09, 05, यहाँ पे इनके बारे में बात कर लेते हैं। EOS 07 जो है ये माइक्रोसैट 2B है। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 10 फरवरी 2023 को। लॉन्च व्हीकल की बात करें जो यूज़ किया गया है SSLV D2। स्टेटस की बात करें इन सर्विस है। EOS 08 की बात करें तो माइक्रोसैट 2C है। ये 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ वो SSLV D3 का यूज़ हुआ है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। स्टेटस इसका भी सेम ही है। फिर EOS 09 है जो रिस्ट 1B के नाम से भी जाना जाता है। ये 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया है। इसमें जो लॉन्च व्हीकल का यूज़ हुआ है PSLV XL का यूज़ हुआ है। अगर आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ना तो यहाँ से निकल जाएंगे, इसीलिए ये चीज़ें लाने की कोशिश की है। ये मत सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। EOS 05 की बात करें जो हमारे पास GI SAT 2 के नाम से जाना जाता है, ये लॉन्च किया गया था मार्च 2024 को। इसमें जो लॉन्च व्हीकल का यूज़ हुआ GSLV MK2 का हुआ है। ठीक है, स्टेटस इसका प्लान्ड है। रिस्ट 2AB है जो लॉन्च किया गया था 2024 में। इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ है PSLV XL का यूज़ हुआ है। इसी तरह से कार्टोसैट 3A है, 2024 में लॉन्च किया गया था। सेम लॉन्च व्हीकल का यूज़ हुआ है PSLV XL का। ठीक है, यहीं पे कार्टोसैट 3B है जो लॉन्च किया गया 2024 में, सेम लॉन्च व्हीकल का यूज़ हुआ है। और इसी के साथ ओशनसैट 3A है, ये भी हमारे पास 2025 में लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल की बात करें PSLV XL है, सेम है। और इसी तरह से रिसोर्ससैट 3 है, ये भी हमारे पास 2025 में ही लॉन्च किया गया है, सेम लॉन्च व्हीकल रहने वाला है PSLV XL। और इसी तरह से रिसोर्ससैट 3A भी है, सेम वही
आप याद रखेंगे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। रिसोर्स सैट 3B 2026 में लॉन्च किया जाएगा। रिसोर्स सैट 3S 2026 में लॉन्च किया जाएगा। और यहीं पे रिसोर्स सैट 3SA ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में, 2027 में। लॉन्च व्हीकल इनका सेम रहने वाला है, PSLV XL। और स्टेटस क्या है, प्लान। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर इसके बारे में याद रखनी है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IRS डेटा अवेलेबिलिटी। ये क्या है, देखें यहाँ पे लिखा गया द डेटा कलेक्टेड बाई RS सैटेलाइट इज मेड अवेलेबल टू यूजर्स इन 2 मेन वेज। कि जो डेटा कलेक्टेड किया जाएगा IRS के द्वारा, IRS सैटेलाइट के द्वारा, ये अवेलेबल होगा यूजर्स को 2 मेन वेज में। एक NRSC डेटा सेंटर, दूसरा भुवन जियो पोर्टल इसरो। जब हम बात करते हैं NRSC डेटा सेंटर के बारे में, दिस इज मैनेज बाय द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसको कौन मैनेज करता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर करता है। और इसमें क्या है, यूजर्स कैन गेट सैटेलाइट इमेजेस बाई बाइंग देम थ्रू द ऑफिशियल परचेज प्रोसेस। जो यूजर्स हैं वो गेट कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजेस को बाई बाइंग देम थ्रू किसके जरिए, ऑफिशियल परचेज प्रोसेस के जरिए। और जो हमारे पास भुवन जियो पोर्टल है इसरो का, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया है किसने, इसरो ने। पूछा जा सकता है ना भुवन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। भुवन जियो पोर्टल क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया है इसरो ने। किसने, इसरो ने। ये क्या प्रोवाइड्स करता है, फ्री एंड ओपन एक्सेस। याद रखना, ये प्रोवाइड करता है फ्री और ओपन एक्सेस टू मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डेटा एंड मैप्स। याद रखनी है, इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड प्लानर्स। जो भुवन जियो पोर्टल है ना, ये यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और प्लानर्स के लिए। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया है इसरो ने, और ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड ओपन एक्सेस टू मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डेटा एंड मैप्स। ये चीज़ आपको भुवन जियो पोर्टल के बारे में क्लियर हुई होगी। फिर दिया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये क्या है, देखें, इसरो हेल्प्स पीपल लर्न हाउ टू यूज़ रिमोट सेंसिंग। कि जो इसरो ये मदद करता है लोगों की कि कैसे जो यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग डेटा का थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, देहरादून में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये एक टॉप लेवल ट्रेनिंग सेंटर है अंडर इसरो, और ये ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन द यूज़ ऑफ सैटेलाइट डेटा एंड GIS टूल्स के लिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये आप नोट करेंगे। फिर दूसरा हमारे पास याद रखना है सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। इसके बारे में क्या याद रखना है, ये एक UN एफिलिएटेड सेंटर है, ठीक है, जो लोकेटेड है देहरादून में। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CSSTEAP सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक क्या है, ये एक UN एफिलिएटेड सेंटर है जो देहरादून में लोकेटेड है। ये ऑफर करता है ट्रेनिंग टू पीपल फ्रॉम इंडिया एंड अदर एशिया पैसिफिक कंट्रीज। और ये किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो लोग इंडिया से हैं या फिर अदर एशिया पैसिफिक कंट्रीज से हैं, इन स्पेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग रिमोट सेंसिंग भी इसमें आता है। तो ये ज़रूर चीज़ें आप याद रखेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो देहरादून में है, और दूसरा सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, दोनों के बारे में याद रख लेना। ये हमारे पास लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, जिसमें लोग किसके बारे में जान सकते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग के बारे में जान सकते हैं। ये ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन द यूज़ ऑफ सैटेलाइट डेटा में एंड GIS टूल में। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखेंगे। तो इस स्लाइड में हमने देखा IRS डेटा अवेलेबिलिटी के बारे में, कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा, ये यूजर्स को 2 मेन वेज में मिलता है। एक तो NRSC डेटा सेंटर है और दूसरा भुवन जियो पोर्टल इसरो का है। बाकी भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे हमने कंप्लीट क्या किया, कुछ हमने बेसिक्स पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में कंप्लीट किए। अब इसी से आगे हमारा टॉपिक शुरू होगा GIS, GPS, DGPS, ETS, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे GIS के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है एग्जाम के लिए। होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी इंडियन रिमोट सेंसिंग के बारे में। मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है जो मुझसे हो सका है। अब यहीं पे दिया गया है GIS, जो हमारे पास मेन टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी दिया गया है। GIS की फुल एब्रीविएशन क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसकी फुल एब्रीविएशन है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज GIS। GIS है क्या, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। GIS इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो यूज किया जाता है कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एनालाइज एंड डिस्प्ले करने के लिए जियोग्राफिक डेटा को। किसको, जियोग्राफिक डेटा को। ये दिखाता है फीचर्स किसके, लाइक मैप्स, लैंड यूज, रोड्स, रिवर्स, बिल्डिंग एक्स्ट्रा। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। GIS की जब हम बात करते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ये हमें मदद करता है समझने में। GIS helps us understand where things are and what is happening at those places। ये कंबाइंस करता है डेटा को मैप्स के साथ टू मेक बेटर डिसीजन, जिससे क्या बनाया जाए,
बेटर डिसीजंस को बनाया जाए। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब कॉमन यूजेस क्या है जीआईएस के। सबसे पहला यूज सिटी प्लानिंग फॉर रोड्स, जोनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटी प्लानिंग में इसका यूज होता है। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है, टू मैप फ्लड जोन्स की बात करें या फिर अर्थक्वेक्स की बात करें। एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है फॉर सॉइल मैपिंग एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। ठीक है, किस लिए? सॉइल मैपिंग के लिए एंड क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में इसका यूज होता है ट्रैक करने के लिए फॉरेस्ट को, पोल्यूशन को एंड वाटर बॉडीज को। जीआईएस की बात करें, जीआईएस इज ए टूल दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज डेटा ऑन मैप्स। ये हमें मदद करता है समझने में और विजुअलाइज करने में डेटा को मैप्स पे। किस पे? मैप्स पे। तो यहाँ पे ये आपको कॉमन यूजेस जीआईएस के पता होने चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ जीआईएस आर नॉट द यूजेस ऑफ जीआईएस। ओके, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे दिया गया टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा कि हमारे पास इसकी टाइप्स क्या है। जीआईएस डेटा की, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स क्या है। सबसे पहला वेक्टर डेटा, दूसरा होता है रेस्टर डेटा। वेक्टर डेटा की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड फीचर्स को। ठीक है, यूजिंग पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि वेक्टर डेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड फीचर्स को, जिसमें यूजिंग किया जाता है पॉइंट्स को, लाइंस को एंड पॉलीगन्स को। और ये जो पॉइंट्स है ये दिखाते हैं स्मॉल फीचर्स लाइक वेल्स, ट्रीज और स्कूल्स को। फिर यहीं पे लाइंस जो होती हैं ये क्या दिखाती हैं? लीनियर फीचर्स दिखाती हैं लाइक रोड्स, रिवर्स और पाइपलाइंस को। पॉलीगन्स की बात करें, ये रिप्रेजेंट्स करता है एरिया लाइक लेक्स, पार्क्स और लैंड प्लॉट्स को। इट इज प्रिसाइज एंड आइडियल फॉर शोइंग बाउंड्रीज एंड नेटवर्क्स। याद रखना, जो वेक्टर डेटा है आपसे पूछा जाएगा ये किस लिए प्रिसाइज है। याद रखना, आइडियल है। इट इज प्रिसाइज एंड आइडियल फॉर शोइंग बाउंड्रीज एंड नेटवर्क्स। तो याद रखना, जो वेक्टर डेटा होता है ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड फीचर्स को, जिसमें यूज किया जाता है पॉइंट्स को, लाइंस को एंड पॉलीगन्स को। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर हमारे पास आ जाता है रेस्टर डेटा। देखे, रिप्रेजेंट करता है अर्थ सरफेस को एज ए ग्रिड ऑफ सेल्स और पिक्सल्स के तौर पे। किस तरह से? ये अर्थ सरफेस को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ग्रिड के तौर पे, जो ग्रिड पैटर्न होता है, ठीक है, या फिर पिक्सल्स के तौर पे। ईच सेल जो होता है ना रेस्टर डेटा में, ये कंटेन करता है एक वैल्यू को जो रिप्रेजेंटिंग करता है टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर एलिवेशन को। कॉमन इन सैटेलाइट इमेज में ये कॉमन होता है, वेदर मैप्स में ये कॉमन होता है एंड एलिवेशन मॉडल्स में ये कॉमन होता है। ठीक है, और ये बेस्ट होता है। किस लिए बेस्ट होता है? शोइंग करने के लिए कंटिन्यूस डेटा लाइक हीट और वेजिटेशन। और अगर आपसे पूछा जाए रेस्टर डेटा जो होता है ये बेस्ट किस लिए होता है, ये बेस्ट होता है शोइंग करने के लिए कंटिन्यूस डेटा को लाइक हीट और वेजिटेशन को। तो यहाँ पे आपको वेक्टर डेटा और रेस्टर डेटा के बारे में समझ आया होगा। दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ना वेक्टर एंड रेस्टर डेटा के बारे में, ये दो मेन टाइप्स हैं डेटा जो यूज होता है किसमें? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जीआईएस में एंड रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करता है स्पेशल डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में। जैसे वेक्टर डेटा जो है, मैंने बोला वेक्टर डेटा रिप्रेजेंट्स करता है जियोग्राफिक फीचर्स को, जिसमें पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है डिस्क्रीट फीचर्स के लिए, जैसे कि रोड्स की बात करी मैंने, बाउंड्रीज, रिवर्स एंड लोकेशंस की बात करी। ठीक है, पॉइंट्स में हमने देखा ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल लोकेशन को, जिसमें वेल ट्री स्कूल आता है। देखा कि रोड्स, रिवर्स के बारे में बताता है। पॉलीगन्स में हमने देखा कि लेक्स और जो भी हमारे पास पार्क्स वगैरह आते हैं इसको दिखाता है। बारे में याद रख लेना। इसके एडवांटेजेस जो है, ये एफिशिएंट है स्टोरिंग करने के लिए डिस्क्रीट डेटा को। और दूसरा रेस्टर डेटा जो है ये हमारे पास बनता है ग्रिड ऑफ सेल्स से, जिन्हें आप पिक्सल्स के नाम से जानते हैं। वेयर ईच सेल हैज़ ए वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन को, जैसे टेम्परेचर की बात करें, एलिवेशन की बात करें, या कुछ स्पेक्ट्रल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है रेस्टर डेटा का, ये मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स यानी पिक्सल्स के तौर पे दिखता है। और हर एक पिक्सल की बात करें उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, और ये गुड होता है किस लिए? कंटिन्यूस फिनोमिना के लिए, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आप वेक्टर और रेस्टर डेटा के बारे में याद रखेंगे। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास दिया गया है जीआईएस इन स्पेस रिसर्च, कि हमारे पास जीआईएस का स्पेस रिसर्च में क्या रोल है। ये सपोर्ट करता है स्पेस मिशन प्लानिंग को बाय प्रोवाइडिंग जियोग्राफिक डेटा फॉर एनालिसिस। ठीक है, सपोर्ट करता है स्पेस मिशन प्लानिंग को बाय प्रोवाइडिंग जियोग्राफिक डेटा फॉर एनालिसिस। दूसरा, हेल्प्स करता है प्लानिटरी मैपिंग ऑफ द मून में, मार्स में एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जितनी भी बाकी सेलेस्टियल बॉडीज रहती है। ये मदद करता है, असिस्ट करता है सिलेक्टिंग करने के लिए सेफ एंड यूजफुल लैंडिंग साइट्स फॉर स्पेस मिशंस, कि कौन सी सेफ साइट रहेगी। ठीक है ना, एंड यूजफुल लैंडिंग साइट रहेगी स्पेस मिशन के लिए। व्हेन कंबाइंड विद रिमोट सेंसिंग, जब ये कंबाइंड किया जाता है रिमोट सेंसिंग के साथ, तो ये इंप्रूव करता है स्टडी ऑफ अर्थ को एंड आउटर स्पेस लैंडस्केप्स को। और ये यूज़ किया जाता है नेविगेशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन इन स्पेस मिशंस में। जीआईएस की बात करें स्पेस रिसर्च के लिए, तो यूज़ किया जाता है नेविगेशन के लिए एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस मिशन में। तो
तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है ना। ये सपोर्ट करता है स्पेस मिशन प्लानिंग को बाय प्रोवाइडिंग करके जियोग्राफिक डेटा फॉर एनालिसिस। हेल्प करता है प्लानिटरी मैपिंग में, किसकी प्लानिटरी मैपिंग, मून, मार्स या फिर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज रहती है। और ये भी याद रखना, ये मदद करता है सेलेक्ट करने में सेफ एंड यूजफुल लैंडिंग साइट्स फॉर स्पेस मिशंस। आगे बात करते हैं, ये जरूर याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। हाउ जीआईएस इंटीग्रेट्स विद अदर टेक्नोलॉजीज, कि हमारे पास जीआईएस कैसे इंटीग्रेट है दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ, जैसे कि हमारे पास दिया गया है एआई एंड मशीन लर्निंग। आप देखें, ये यूज किया जाता है फॉर प्रिडिक्टिंग करने के लिए फ्यूचर ट्रेंड्स को, जैसे लैंड यूज चेंज एंड क्लाइमेट पैटर्न्स। ये हेल्प करता है इमेज क्लासिफिकेशन को एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस से। फिर यहीं पे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की बात करें तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन जीआईएस कैन फोरकास्ट अर्बन ग्रोथ, डिफोरेस्टेशन और फ्लड रिस्क यूजिंग पास्ट डेटा। पास्ट डेटा का यूज़ करके ये हमारे पास प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में भी काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया अर्बन ग्रोथ में, डिफोरेस्टेशन में, या कौन से फ्लड रिस्क जोन माने जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें इसी से पता चलता है। फिर यहीं पे रियल टाइम मॉनिटरिंग विद आईओटी। जब हम बात करते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग विद आईओटी की, तो जीआईएस प्लस आईओटी डिवाइसेस जो हैं, लाइक सेंसर, जीपीएस की बात करें, ये क्या करती हैं, लाइव ट्रैकिंग करती हैं वेदर की, ट्रैफिक पोल्यूशन की, और ये यूज़फुल हैं स्मार्ट सिटीज़ में, डिजास्टर अलर्ट्स में एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बिग डेटा इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो जीआईएस जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये यूज किया जाता है बिग डेटा टूल्स के लिए, टू मैनेज करने के लिए ह्यूज जियो स्पेशल डेटा सेट्स। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये मैनेज करता है ह्यूज जियो स्पेशल डेटा सेट्स को, ठीक है, किसका यूज़ करके, बिग डेटा टूल्स का यूज़ करके। और अलो करता है फास्टर एनालिसिस को एंड इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज सैटेलाइट और सेंसर डेटा। इसको अलो करता है, ये अलाउज करता है फास्टर एनालिसिस एंड इनसाइट्स, जितने भी हमारे पास लार्ज सैटेलाइट रहते हैं या फिर सेंसर डेटा रहता है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे इसके बारे में कि ये इंटीग्रेट होता है दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ और इसका क्या क्या काम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, गवर्नमेंट जीआईएस इनिशिएटिव इन इंडिया, के गवर्नमेंट के कौन कौन से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इनिशिएटिव हैं इंडिया में। सबसे पहला नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी 2022, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी क्या है 2022 की, इसका एम है टू मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन द जियोस्पेशल सेक्टर, कि इंडिया को क्या बनाना है, एक ग्लोबल लीडर बनाना है जियोस्पेशल सेक्टर में। इसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्किल्स पे, स्टैंडर्ड्स पे एंड बिजनेसेस इन जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी में। तो आप नोट कर लेना नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी 2022 के बारे में कि इसका मकसद क्या है, इसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना है जियोस्पेशल सेक्टर में। स्वामित्व स्कीम, ये क्या है, देखिए, यूजेस जीआईएस एंड ड्रोन्स, इसमें यूज किया जाता है जीआईएस का भी और ड्रोन्स का भी, क्रिएट करने के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स इन रूरल एरियाज, के क्रिएट किया जाए डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को रूरल एरियाज में, और ये हेल्प करता है रिजॉल्व करने में डिस्प्यूट्स को, ठीक है, बूस्ट करता है फाइनेंशियल एक्सेस को एंड इम्प्रूव करता है रूरल प्लानिंग को। यूज किया जाता है सीओआरएस को एंड ड्रोन सर्वे को फॉर एक्यूरेट मैपिंग के लिए। तो यहाँ पे सीओआरएस क्या है, याद रख सकते हैं, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो ये यूज करता है किसका, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का एंड ड्रोन सर्वे का फॉर एक्यूरेट मैपिंग के लिए। तो ये आप स्वामित्व स्कीम के बारे में याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए स्वामित्व का फुल एब्रीविएशन क्या है, जो यूज करता है जीआईएस को एंड ड्रोन्स को क्रिएट करने के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड रूरल एरियाज में, तो याद रख लेना सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये हमारे पास फुल एब्रीविएशन है स्वामित्व स्कीम का। तो गवर्नमेंट जीआईएस इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये स्कीम आप याद रख लेना। भुवन पोर्टल के बारे में शुरू में बताया था बाई इसरो, ये एक वेब प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री सैटेलाइट इमेज एंड मैप्स ऑफ इंडिया को। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक वेब प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री सैटेलाइट इमेज एंड मैप्स ऑफ इंडिया। ये सपोर्ट करता है प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर भारत मैप्स बाई एनआईसी, देखे, ये नेशनल मल्टी लेयर जीआईएस प्लेटफॉर्म है ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज के लिए। आपको याद रखना है भारत मैप्स जो बाई एनआईसी है, ये क्या है, ये एक नेशनल मल्टी लेयर जीआईएस प्लेटफॉर्म है ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज के लिए। ये हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में। मैप के बारे में आप याद रखेंगे। एसओआई ऑनलाइन मैप्स पोर्टल, सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, सर्वे ऑफ इंडिया ऑनलाइन मैप्स पोर्टल क्या है, ये ऑफर करता है फ्री एक्सेस टू मैप्स एंड जियो स्पेशल डेटा फॉर पब्लिक एंड गवर्नमेंट यूज। कहता है ये फ्री एक्सेस देता है मैप्स की एंड जियो स्पेशल डेटा की पब्लिक एंड गवर्नमेंट यूज के लिए। इसमें इंक्लूड किया जाता है टोपोग्राफिक, ठीक है, थीमेटिक मैप्स को एंड मैपिंग टूल्स को। तो ये पॉइंट सारे के सारे आप नोट करेंगे सर्वे ऑफ इंडिया ऑनलाइन मैप्स पोर्टल के बारे में।
फिर दिया गया सारथी वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव जीआईएस टूल्स वेरियस सेक्टर्स के लिए। ये सपोर्ट करता है डेटा विजुअलाइजेशन को एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग को। तो सारथी वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। सारथी वेब जीआईएस पोर्टल है, ये हमारे पास किस नाम से जाना जाता है? सारथी परिवहन पोर्टल के नाम से जाना जाता है ना। सारथी वेब जीआईएस पोर्टल के बारे में ये प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव जीआईएस टूल्स वेरियस सेक्टर्स में, बहुत सारे सेक्टर्स इसमें आते हैं, ठीक है। सपोर्ट करता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग को। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं, दिया गया है ग्राम मनचित्रा। ये क्या है? याद रखना, ये भी एक जीआईएस टूल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए टू डू विलेज लेवल प्लानिंग के। हमारे पास क्या की जाए? विलेज लेवल प्लानिंग की जाए, और ये हेल्प करता है प्रिपेयरिंग करने में लोकल डेवलपमेंट प्लान्स को। ग्राम मनचित्रा के बारे में भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास दिया गया है जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा एंड इसरो के द्वारा 2021 में 2021 में। ये दिखाता है शोज इंडियाज एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ए जीआईएस मैप। किस किस को दिखाता है? इंडियाज एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को जीआईएस मैप पे दिखाता है। ये हेल्प करता है एनर्जी प्लानिंग में एंड पॉलिसी डिसीजंस में। तो जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया के बारे में आप याद रख सकते हैं। तो आप याद रख लेना, जियो स्पेशल एनर्जी मैप क्या है? एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है एक विजुअल एंड इंटरेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल विद इन ए स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में जो आप नोट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि गवर्नमेंट के कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो जीआईएस बेस्ड है। एक नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 है, स्वामित्व स्कीम है, भुवन पोर्टल है, भारत मैप्स है। फिर हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया ऑनलाइन मैप्स पोर्टल है, सारथी वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म है, ग्राम मनचित्रा है, और जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है जो आपको कोई भी इन डिटेल नहीं बताएगा। तो आपका काम है इन चीज़ों को याद रखना। फिर यहीं पे दिया गया है चैलेंजेस इन जीआईएस इम्प्लीमेंटेशन, कि जीआईएस को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले दिया गया है इनएडिक्वेट डेटा क्वालिटी। इनएडिक्वेट डेटा क्वालिटी का होना ये एक चैलेंज माना जाता है। जैसे आउटडेटेड और इनकरेक्ट डेटा कैन लीड टू रॉन्ग एनालिसिस, इससे क्या होगी? रॉन्ग एनालिसिस होगी एंड पोअर प्लानिंग होगी। इन्वायरमेंटल चेंज, डिजास्टर्स एंड अर्बन ग्रोथ कैन मेक डेटा ऑब्सोलीट क्विकली। तो इससे क्या होगा? जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, डिजास्टर आता है या अर्बन ग्रोथ, इससे डेटा जो होता है ये क्विकली ऑब्सोलीट हो जाता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या हुआ? ऑब्सोलीट का मीनिंग है नो लॉन्गर इन यूज, जो आउटडेटेड हो जाए, नो लॉन्गर प्रोड्यूस और यूजफुल हो, जो हमारे पास नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड हो ना ही यूजफुल हो। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस, डिजास्टर एंड अर्बन ग्रोथ से क्या होगा? डेटा ऑब्सोलीट हो जाएगा क्विकली। फिर हाई कॉस्ट है। जीआईएस सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट इमेजेस, जीपीएस टूल्स एंड सर्वर्स आर एक्सपेंसिव। ये क्या है? एक्सपेंसिव हैं। और जो रेगुलर मेंटेनेंस की जाती है एंड अपडेट्स की जाती है, इससे क्या होता है? ऐड टू द कॉस्ट बर्डन, कॉस्ट बर्डन बढ़ जाता है। फिर हमारे पास दिया गया लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। यहाँ पे हमारे पास लैकनेस भी है स्किल्ड पर्सनल की, शॉर्टेज है ट्रेंड जीआईएस एक्सपर्ट्स की, जो लिमिट्स करती है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को। नीड प्रोफेशनल्स विद टेक्नोलॉजी प्लस डोमेन नॉलेज। हमें किसकी ज़रूरत है? प्रोफेशनल्स विद टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज होना चाहिए एग्रीकल्चर में, अर्बन प्लानिंग में, ठीक है, इस लैकनेस को कम करने के लिए। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू भी रहता है। रिस्क है किसका? अनऑथोराइज्ड एक्सेस का टू सेंसिटिव लोकेशन डेटा में, जैसे पोटेंशियल फॉर डेटा मिसयूज, साइबर अटैक्स एंड हार्म टू नेशनल सिक्योरिटी। जो हमारे पास साइबर अटैक्स होते हैं, इससे हार्म पहुंच सकता है नेशनल सिक्योरिटी को। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। अब दिया गया हाउ जीआईएस कैन बी इम्प्रूव्ड इन इंडिया, कि जीआईएस को इंडिया में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर बेटर एक्यूरेसी। जब आप यूज़ करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेटर एक्यूरेसी के लिए, इंडिया कैन यूज़ ड्रोन्स, आईओटी सेंसर्स एंड सैटेलाइट इमेज टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा, ठीक है। यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग कैन हेल्प फाइंड एंड फिक्स मिस्टेक्स इन मैप्स एंड डेटा। जो हम यूज़ करते हैं एआई को या फिर मशीन लर्निंग को, इससे भी मदद की जा सकती है फाइंड करने में एंड फिक्स करने में मिस्टेक्स को मैप्स में एंड डेटा में। अब यहीं पे हमारे पास पहला पॉइंट तो ये हो गया कि यूज़ करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बेटर एक्यूरेसी के लिए, अगर हमें जीआईएस को इंडिया में इंप्रूव करना है। दूसरा करना है फ्री जीआईएस सॉफ्टवेयर को। टूल्स लाइक QGIS आर फ्री एंड ओपन सोर्स, ये फ्री हैं और ओपन सोर्स हैं, और इससे क्या होगा? हेल्पिंग होगी रिड्यूस करने में कास्ट ऑफ जीआईएस प्रोजेक्ट्स को। ये जो टूल्स हैं ये ग्रेट होते हैं स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट तो हो गया कि प्रमोट करना है फ्री जीआईएस सॉफ्टवेयर। तीसरा पॉइंट दिया गया मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्ड पीपल, कि हमारे पास मोर ट्रेनिंग और स्किल्ड लोग होने चाहिए। स्टार्ट जीआईएस कोर्सेज
हमें स्टार्ट करने GIS कोर्सेज एंड ट्रेनिंग कॉलेजेस में एंड इंस्टीट्यूट्स में। इससे क्या होगा, दिस विल क्रिएट मोर एक्सपर्ट्स, ज़्यादा क्रिएट होंगे एक्सपर्ट्स वर्क करने में, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट में। एक हमारे पास चैलेंज रहता है कि हमें ट्रेनिंग करना है स्किल्ड पीपल को, सपोर्ट करना है स्टार्टअप्स को एंड इनोवेशन को, सेटअप फंड्स, हमें सेटअप करना है फंड्स को एंड प्रोग्राम को, सपोर्ट करने के लिए न्यू बिजनेसेस को इन द GIS फील्ड में, और बिल्ड करना है GIS इंफ्रास्ट्रक्चर को टू हेल्प इंडिया बिकम ए लीडर इन द जियो स्पेशल सेक्टर, कि इंडिया क्या बन सके, एक लीडर बन सके जियो स्पेशल सेक्टर में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट करना है स्टार्टअप्स को एंड इनोवेशन को, मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है GIS में, फोकस करना है बिल्डिंग अवर ऑन GIS सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेज, कि हमारी अपनी GIS सॉफ्टवेयर हूँ और डिवाइसेज हूँ। दिस विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज, इससे क्या होगा, हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। फिर साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना है GIS डेटा एंड प्राइवेसी को। ठीक है, स्ट्रेंथन करना है डेटा सिक्योरिटी लॉज को टू प्रोटेक्ट करने के लिए मैप्स एंड यूजर इन्फॉर्मेशन। इंश्योर करना है दैट ऑल डेटा हैंडलर्स, जितने भी डेटा हैंडलर्स हैं ये अकाउंटेबल हैं और वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टेप्स रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं कि इंडिया में GIS को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। हमें क्या करना है, यूज़ करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का बेटर एक्यूरेसी के लिए, प्रमोट करना है फ्री GIS सॉफ्टवेयर को, मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्ड पीपल होने चाहिए, सपोर्ट करना है स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन को, मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन GIS, प्रोटेक्ट करना है GIS एंड प्राइवेसी को। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GIS डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे पहले क्या होता है, अर्ली 1980s की बात करें, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस एंड GIS डेटाबेसेस फॉर मैपिंग। कि अगर हम अर्ली 90s की बात करते हैं, इंडिया ने यूज़ किया सैटेलाइट इमेजेस का एंड GIS डेटाबेसेस का मैपिंग के लिए। फिर इनिशियल यूज़ ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट्स बिगेन हुआ, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। फिर 1990s की बात करें, GIS बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट किया गया यूजिंग IRS सैटेलाइट डेटा, जिसमें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा का यूज़ किया गया। ठीक है ना, GIS बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड इन रिसोर्स मैपिंग। फिर GIS इससे क्या हुआ, मोर ऑर्गेनाइज्ड हुआ एंड अप्लाइड हुआ रिसोर्स मैपिंग में भी। 96 में क्या होता है, NIC इस्टेब्लिश द RS एंड GIS डिवीजन टू हैंडल GIS एंड रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट्स ऑफिशियली। तो यहाँ पे NIC जो है ये इस्टेब्लिश करता है RS एंड GIS डिवीजन को हैंडल करने के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को एंड रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट्स को ऑफिशियली। फिर अर्ली 2000s की बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड यूजिंग GIS टेक्नोलॉजी फॉर मैप मेकिंग एंड लैंड रिकॉर्ड्स। 2005 से 10 की बात करें, प्लानिंग कमीशन जो आज किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट जिसे बिल्ड किया गया एक मल्टी लेयर GIS फॉर प्लानिंग, इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, जिससे क्या किया जाएगा, डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज से। 2010 ऑनवर्ड की बात करें, वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ GIS अक्रॉस इंडिया, डेवलपमेंट होती है नेशनल स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर NSDI की। स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज लॉन्च देयर ऑन GIS प्लेटफॉर्म्स, और जो स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज हैं इन्होंने भी लॉन्च किए बहुत सारे अपने GIS प्लेटफॉर्म। जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च बाय नीति आयोग, कि अक्टूबर 2021 में जियो स्पेशल एनर्जी मैप जो है इंडिया का लॉन्च किया गया नीति आयोग के थ्रू एंड इसरो के थ्रू टू मैप एनर्जी रिसोर्सेज। किसको मैप करने के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज को मैप करने के लिए। फिर नेशनल जियो स्पेशल मिशन 2025 भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। लॉन्च किया गया था 2025 में, यूनियन बजट 2025-26 में जो लाया गया, इसमें जो बजट एलोकेटेड रहा इसमें 100 करोड़ रहा एज पर PIB। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि हमारे पास नेशनल जियो स्पेशल मिशन 2025 क्या है। अब इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मॉडर्नाइज करेगा लैंड रिकॉर्ड्स अक्रॉस इंडिया को, इंप्रूव करेगा अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन को, सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यूजिंग जियो स्पेशल डेटा, किसका यूज़ करके, जियो स्पेशल डेटा का यूज़ करके, इनेबल करेगा डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग को, इंटीग्रेट विद PM गति शक्ति फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। तो ये इंटीग्रेट किया गया है PM गति शक्ति के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी के लिए। तो ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, याद रख लेना, नेशनल जियो स्पेशल मिशन 2025 के, जो लॉन्च किया 2025 में, और इसका बजट एलोकेटेड भी मैंने आपको बता दिया है। फोकस एरिया की बात करें, स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इसमें जो फोकस एरिया वाली स्टेट रही हैं, और ये स्ट्रेंथनिंग करेगा जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। तो याद रख लेना नेशनल जियो स्पेशल मिशन 2025 के बारे में, इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कौन कौन सी स्टेट पे फोकस किया जाएगा, और होगा क्या, स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द कंट्री। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022, बताए क्या आंसर रहेगा। सिंपल है, मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन द जियो स्पेशल सेक्टर, कि इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल लीडर बनाना है जियो स्पेशल सेक्टर में। फिर आपसे पूछा गया है द सवा मितवा स्कीम प्राइमरली यूजेज विच टेक्नोलॉजीज फॉर मैपिंग लैंड, क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्रोन्स एंड CORS। ओके, फिर हमारे पास दिया गया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द भुवन पोर्टल डेवलप्ड बाय इसरो,
आपको भुवन पोर्टल का बताना है कि इसका मेन फंक्शन क्या है जो डेवलप किया है इसरो ने। सिंपल है, प्रोवाइडिंग करेगा फ्री सैटेलाइट इमेज एंड जियो स्पेशियल टूल्स को। ये किसको प्रोवाइड करेगा? फ्री सैटेलाइट इमेजेस को एंड जियो स्पेशियल टूल्स को। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया व्हाट डज द भारत मैप्स प्लेटफॉर्म हेल्प विद, ये किससे मदद करेगा? सिंपल है, ई गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में मदद करेगा। फिर दिया गया विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया इन 2021, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया इन 2021? सिंपल है, नीति आयोग एंड इसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नंबर 14 में पूछा गया है इन विच ईयर वाज द आरएस एंड जीआईएस डिवीजन ऑफ एनआईसी ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड, कि हमारे पास जो आरएस है यानी कि रिमोट सेंसिंग और दूसरा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन ऑफ एनआईसी ऑफिशियली कब एस्टेब्लिश किए गए थे? इस क्वेश्चन का आंसर है 1996, ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा गया व्हाट वाज द मेजर जीआईएस रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन बिटवीन 2005 टू 2010? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है मल्टी लेयर जीआईएस फॉर प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पूछा गया है व्हेन वाज द नेशनल जियो स्पेशियल मिशन ऑफिशियली लॉन्च्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है 2025, ठीक है। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन 2025 में ही लॉन्च किया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, कि हमारे पास वन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल जियो स्पेशियल मिशन का? आंसर है मॉडर्नाइज करना है लैंड रिकॉर्ड्स को एंड सपोर्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। फिर पूछा गया व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर नेशनल जियो स्पेशियल मिशन इन यूनियन बजट 2025-2026? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ₹100 करोड़। ये हमारे पास बजट एलोकेटेड किया गया है नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, जो यूनियन बजट 2025-26 में दिया गया था। तो यहाँ पे हमारे पास जीआईएस वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बनती हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी वाले टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे। जीआईएस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी ये तीनों बच चुके हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। देखें, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। बाकी आपको वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।